पुल और नकली चौकीदार। इकरामुल्लाह। एक पुल, एक बहुत ही बड़ा पुल, इतना बड़ा कि उसका अगला और पिछला दोनों सिरे नापैद हैं। कहीं इंतहा से शुरू होकर इंतहा में दब जाते हैं। उसके दोनों किनारों से ऊपर को उठते हुए बड़े मोटे मोटे गार्डरों जैसे सुनहरे सुतून आसमान की बुलंदियों को चीरते हुए कहीं दूर खलाओं में निकल गए हैं। ये सुतून इतने चौड़े हैं कि अगर कई आदमी एक सुतून को अपने फैले हुए बाजुओं के हल्के में लेने की कोशिश करें तो बमुश्किल उसका अहाता कर सकें। ये सुतून थोड़ी ऊंचाई तक एक दूसरे की तरफ झुकते हुए बढ़ते हैं, फिर ज़र्ब का निशान बनाते हुए आगे निकल जाते हैं और ऊपर जाकर फिर दूसरे सुतूनों से ज़र्ब के निशानात बनाते हैं। इस तरह ज़र्ब के इतने बेशुमार निशानात बनते चले जाते हैं कि एक जाल सा बन जाता है। अनगिनत सुतूनों में फूटती हुई रोशनी ने न सिर्फ पुल को नूर में नहलाया हुआ है, बल्कि इन उभरे हुए ऊपर ही ऊपर उठते हुए सुतूनों के साथ साथ रोशनियां भी आगे ही आगे बढ़ती चली गई हैं। पुल पर इंसान ही इंसान है और एक ही समत में बड़ी मज़हका खेज रफ्तार से चले जा रहे हैं। वो तेज चलने से भी ज्यादा तेज हैं, मगर दौड़ नहीं रहे। उनके कपड़े उड़ उड़ कर दीवाना वार उनसे लिपट रहे हैं। करीब से देखने पर उनके चेहरे लाशों की तरह जर्द नजर आते हैं। उनके बिखरे उलझे बेतरतीब बाल किसी परिंदे के उजाड़ घोंसले की तरह हैं और पफों की सूरत ऊपर को उठे हुए हैं। उनके चेहरों के नकूश इस तरह तुड़े मुड़े हैं जैसे किसी ऐसे दबीज शीशे में से दिखाई दे रहे हों जिसकी साख्त में नुक्स की वजह से लहरें सी पड़ गई हों। उनके चेहरों की जल्द पिघली हुई मोम से बनी हुई मालूम होती है, जो किसी ने बेतरतीबी से उंडेल दी हो और जो अभी पूरी तरह जमी न हो। उनकी रफ्तार की शिद्दत से उस जमती हुई मोम में हल्की हल्की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बनती और धीरे धीरे बिगड़ती रहती हैं, जिसकी बदौलत उनके माए चेहरों पर होंठ, नाक, कान, गाल और चेहरे का हर रिश्ता मुस्तकिलन तगय्युर पजीर रहता है। इंसानों के इस बहते हुए रेले में आगे पीछे इधर उधर कुछ लोग बिखरे हुए हैं, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे बांस उठाए हुए हैं। कुछ बांस तो इतने ऊंचे हैं कि जर्ब के कई निशानों से भी आगे बढ़े हुए हैं। उन बांसों के ऊपर नकली चौकीदार बंधे तेज हवा में झूलते रहते हैं और बांस उठाने वाले पूरी ताकत से उन्हें औंधे मुंह गिरने से बचाए रखते हैं। हर पुतले के कम से कम दो चेहरे हैं। कई पुतले तो ऐसे हैं जिनके 8-8, 10-10 चेहरे हैं और हर चेहरे पर एक अलग तासुर तारी है। इन सब पुतलों का एक चेहरा जो तकरीबन सब में मुश्तरक है, बड़ा खौफनाक है। गहरे जामुनी रंग की जल्द, गैज़ो गजब में उबली पड़ी आंखें, छाती तक लटकती हुई खून टपकाती सुर्ख जबान, ऊपर के खुले हुए जबड़े में दो लंबे लंबे दांत जो खंजर की तरह खम खाते हुए जबान पे आके टिके हुए हैं, शानों तक लंबी लटें और हर लट के आखिर में जबान निकाले एक सांप। इन नकली चौकीदारों के काठ के पतले पतले सीधे फैले हुए बाजुओं पर अलफ्ती नुमा कमीज फड़फड़ाते रहते हैं। इन चेहरों पर वही एक तासुर मुंजमिद रहता है। हर बांस उठाने वाला अपना नकली चौकीदार बाजुओं को पूरा बलदन किए पंजों के बल चलता है। ये बांस वाले नकली चौकीदार लिए जिस तरफ भी निकल जाते हैं, लोग सहम कर थर थर कांपते झुक जाते हैं। जहां ये देखते हैं कि किसी गिरोह पे खौफ व हिरास का मतलूबा असर पैदा नहीं हो सका, तो एक हाथ से बांस को संभालते हुए दूसरे हाथ से जेब की गहराइयों में से नकली चौकीदार की जामुनी रंग वाली तस्वीर निकाल के अपने चेहरों पर घड़ी भर के लिए चिपका लेते हैं। जब लोगों की खौफ से गिग्गी बन जाती है तो जेब से दूसरी तस्वीर निकालकर चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसमें नकली चौकीदार का कद्दू की तरह गंजा सर है और टमाटर की तरह सुर्ख गाल। हंसते हंसते लिपटा चाहते हैं। सुनहरे सुतून जहां जहां जर्ब के निशानात बनाते हैं, वहां सुनहरी खोपड़ियों वाले लोग कोहनियों के सहारे लेटे हैं और उलझे बेतरतीब बालों के बगैर अंडे की तरह साफ सुनहरे सर हथेलियों पे निहायत इत्मीनान से टिकाए ऊपर आसमानों की जानिब निगाहें गाड़े कुछ तकने की कोशिश में मसरूफ हैं। ये अगर चाहें तो बांस और बांसों पे टिके हुए नकली चौकीदार उचक लें और उन्हें तोड़ मरोड़ के फेंक दें, मगर ये उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन कोई नकली चौकीदार अगर बिल्कुल ही सामने आके मुंह चिढ़ाने लगे तो बाजू लंबा करके हाथ की पुश से उसे चेहरे के सामने से हटा देते हैं। नीचे हुजूम बहता रहता है।
30-35 बरस का एक मर्द पुल के किनारे किनारे लगे हुए लोहे के जंगले के साथ टेक लगाए खड़ा है। किनारे के साथ ही अथाह तारीकियां और घुप अंधेर हैं। इतना रोशन, इतना मुनव्वर पुल जिसके मोटे मोटे सुनहरे सुतून आसमानों को चीरते हुए उजाले फैलाते चले जाते हैं, लेकिन किनारों से बाहर एक नन्ही सी किरण भी नहीं पहुंचा सकता। शायद रोशनी मजबूर है कि जब तक किसी मादी चीज से न टकराए, कोई तासुर पैदा नहीं कर सकती। उसके चेहरे की जिल्द न तो पिघली हुई मोम की तरह है और न ही उसके नकूश तुड़े मुड़े हैं, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत पे गंभीरता तारी है, जैसे पूरी तवज्जो और तंदही से कोई निहायत अदक मसला समझने और हल करने की कोशिश कर रहा हो। उसे 100 गज के फासले पर एक औरत उसी तरह जंगले से टेक लगाए खड़ी है। फिर एक मर्द खड़ा है। फिर एक औरत खड़ी है। पूरे पुल पे एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक इसी तरह मर्द और औरतें खड़ी हैं। पुल पे इंसानों का सैलाब अपनी धुन में चला जा रहा है। जंगले से टेक लगाए खड़े लोगों में दफतन एक ही लय और एक ही ताल में हरकत पैदा होती है, जैसे वो किसी बैले के किरदार हों और एक ही डांस नंबर नाच रहे हों। हाथों की एक मुत्तफिका हरकत से वो सब बिखरे हुए, उलझे हुए बेतरतीब बालों के पफों को टोपियों की मानिंद उतार कर जमीन पर रख देते हैं, जैसे वो बाल कभी उनके जिस्मों का हिस्सा ही न थे। दूसरी मुत्तफिका हरकत करते हैं और कमीज़ें उतार कर जंगले पर रख देते हैं। फिर हर कोई कोहनी तक अपना दायां बाजू जमा के रखता है, एक लंबी गहरी सांस भरता है और मुतवाजी बार पे जिम्नास्टिक के अंदाज में जंगला फलांग के अथाह तारीकियों और घुप अंधेरों में कूद जाता है। कोई शराब की आवाज नहीं आती, कोई छींटे नहीं उभरते, कोई बुलबुला नहीं पैदा होता। लोग मजनूनाना चाल में पुल पर बढ़ते चले जाते हैं। जंगले के साथ फौरन ही और लोग टेक लगा के खड़े हो जाते हैं। फिर वही एक लय उठती है, फिर वही एक ताल उभरती है। नकली चौकीदार बांसों पे फुदकते रहते हैं, सुनहरे सर सोचते रहते हैं। फटे पुराने चीथड़े पहने एक जवान एक बड़ी प्यारी सी मासूम सूरत 5 साला बच्ची का बाजू मजबूती से पकड़े चला जा रहा है। बच्ची के कंधे पे बस्ता लटक रहा है। उसके चेहरे की जिल्द साफ है और नकूश अपनी अपनी जगह पे कायम है। वो उसके तेज रफ्तार कदमों से कदम मिलाए रखने की कोशिश में भागी चली जा रही है। उसके नन्हे नन्हे पांव इस तेज रफ्तारी की ताब न लाते हुए रपट जाते हैं, तो वो अपने बाप के हाथ के सहारे झूलती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। बाप दफतन बच्ची का हाथ छोड़कर जंगले की तरफ चल पड़ता है। यकदम उसके चेहरे की जिल्द साफ हो जाती है और नकूश मामूल पर आ जाते हैं। अब्बा अब्बा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगले के पार। अच्छा, कब वापस आओगे? कभी नहीं। क्या तुम्हें मेरी जरूरत होगी? नहीं नहीं, यहाँ कौन किसके लिए जरूरी है। नकली चौकीदारों के आगे झुकना ना भूलना, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। एक फूले गालों और उम्दा लिबास वाला राहगीर छड़ी घुमाता चला जा रहा है। उसके हाथ में छड़ी बहुत तेजी से चक्कर खा रही है। उसके बालों के पफ से 2-3 इंच ऊपर गोल टोपी इतनी रफ्तार से घूम रही है कि पहली नजर में साकित मालूम होती है। उस घूमती हुई चोटी के किनारे उसे अगर किसी का हाथ छू जाए तो कट के दूर जा पड़े। वो पुकार के कहता है, कूदो कूदो, ये तुम्हारे बगैर किसी यतीम खाने में ज्यादा आराम से रह सकती है। बड़ा आया। फिर हंसता हुआ दांत तलब नजरों से इधर उधर देखता है। उसकी बात पे पास वाले कई मुंह और बच्ची का मुंह हंसने के अंदाज में खुलते हैं। चिड़ियों के बोंट चोगा लेने के लिए मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह उनके जिस्मों की मुनासिबत से कई गुना बड़े नजर आते हैं और यूं मालूम होता है जैसे उनका गहरा मुंह और मैदा एक है, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत एक पेट नजर आती है। इस तरह बहुत गहरे गारों जैसे मुंह पूरी गहराई तक बिल्कुल सियाह हैं, गोया किनारों से बाहर फैली हुई तारीकी पेट भर के फांक गए हों और उनकी पूरी शख्सियतें महज पेट हों। उनके खुले मुंह और बंद आंखें काफी देर तक हंसने के पोज पे कायम रहते हैं, मगर कोई आवाज नहीं उभरती, और फिर मगरमच्छ के जबड़ों की तरह खटाक से बंद हो जाते हैं। एक लय, एक ताल। चूटियों की तरह फैले हुए लोग अपनी रफ्तार पर चलते रहते हैं। बच्ची के चेहरे के नकूश वही माय सूरत और उसके नन्हे पांव वही मजनूनाना चाल इख्तियार कर लेते हैं। एक बड़ी मोटी बूढ़ी सी औरत भारी बोझ तले दबे खच्चर की तरह हाँपती हुई चली जा रही है। उसका दायां बाजू कंधे से गायब है और उसके बाएं हाथ में छोटी सी छड़ी है, और दो जवान औरतों को आगे लगाए भेड़ों की तरह हाँक रही है। वो तीनों जब बच्ची के करीब पहुंचती हैं तो मोटी औरत फूली सांस संभालते हुए पूछती है, अरे तुम अकेली हो?
तुम्हारा रखवाला किधर है? पुल पे बच्चे और जवान औरतें बगैर रखवालों के नहीं घूमा करते। मेरा तो कोई रखवाला नहीं। एक बाप था, वो बगैर कुछ पीछे छोड़े उधर कूद गया। बनावटी सी रोनी शक्ल बनाकर वो कहती है, हाय अगर पीछे वो बहुत सा माल छोड़ जाता तो कितना मजा आता। तसव्वुर में वो महसूस करती है जैसे वाकई बहुत से माल की वारिस बन गई हो, और एक चमकदार सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल जाती है। पीछे अगर माल नहीं छोड़ा गया तो क्या हुआ? तुम्हारा आखिर कोई बाप तो था। अब तुम्हें नकली चौकीदार आंखें तो नहीं दिखा सकते, लोग तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ा सकते। इन बेचारों का तो कोई बाप ही नहीं था। हर वक्त नकली चौकीदारों से छुपती फिरती हैं। क्यों लड़कियों? दोनों जवान औरतें जिस तरह खामोश खड़ी थीं खड़ी रहती हैं। सिर्फ उनके माथों पर लहरें जरा गहरी हो जाती हैं, और पिघली मोम जैसी जिल्द में धंसी दो दो रोशन आंखें बेकरारी से एक मर्तबा इधर उधर घूमती हैं कि कोई बांस वाला तो करीब नहीं है। मेरा बाप कह गया था नकली चौकीदारों का एहतराम करना। मैं 2 दिन से टमाटर जैसे गालों वाले से खाना मांग रही हूँ। वो अपने सफेद सफेद दांत निकोसे आंखें मूंदे हंसता रहा है। ये नकली चौकीदार क्या कर सकते हैं? हश हश हश, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। ये नकली चौकीदार हम जैसों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, खाना बंद कर सकते हैं। दो जवान औरतों में से एक दफतन पुल के जंगले की जानिब चल पड़ती है। दूसरी पूछती है, अरे क्यों? वो मुड़ के जवाब देती है, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे पुराना आतिशक है। अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो, एहतियात करना, कहीं उधर दूसरी तरफ की मखलूक को बीमार न कर देना। सब मुंह खामोश सियाह हंसी के लिए खुलते हैं। बच्ची की कौसें उभर आती हैं, कूल्हे गोल और गुदाज हो जाते हैं। मोटी औरत एक थैले में से डुगडुगी निकाल के उसके सर पर बजाना शुरू कर देती है और हाँक लगाती है, देखो देखो, ताजा ककड़ी की मानिंद नर्मो नाजुक। बच्ची अपने सर पे तेजी से डुगडुगी बजाते हुए हाथ को गर्दन ऊंची करके देखती है, जैसे चिड़िया पानी पी रही हो। जवान औरत उसे बताती है, ये डुगडुगी तो अब यूं ही हर रोज बजती रहेगी, घबराओ नहीं, कुछ ऐसी मुश्किल नहीं। हर औरत के लिए ये एक बहुत सीधा सादा काम है, जैसे सांस लेना, बातें करना। लोग हल्का बना के खड़े हो जाते हैं। उनमें से कई आदमी बार बार चौंक के इधर उधर देखते हैं। मोटी औरत उनकी घबराहट भांप लेती है, डरो नहीं, इत्मीनान से खड़े रहो, यहाँ कोई नकली चौकीदार नहीं आ सकता। मैंने सबसे मामला तय कर रखा है। एक मोटी सी तोंद जो बच्ची को खा जाने वाली नजरों से तक रही है, पूछती है, चढ़ी मूछों और लंबे डंडे वाला नकली चौकीदार जिसके सर के पीछे तराजू लटक रही होती है, कहीं वो? मोटी उसकी बात काटते हुए बड़े हिकारत से कहती है, हद तेरे की, उससे डरना है तो माल निकाल, वो तो मेरे घर का आदमी है। मैंने तो उसके तराजू के दोनों पल्लों में बराबर का सोना डाल रखा है। जवान औरत पक्की पर पड़ने वाली हरिसाना नजरों को अपने होठों पे जहरखंद फैलाए बड़े हसद से तक रही है। तोंद जेब में हाथ डालती है। जर्ब के सिंहासन पे लेटा हुआ एक सुनहरी खोपड़ी वाला चंद पर्चियां नीचे उन हल्का बनाए खड़े लोगों पर फेंकता है। हवा में लहराती डोलती पर्चियां उन पर बर्फ के गालों की तरह गिरती हैं। एक पर्ची मोटी औरत के पाँव में आकर गिरती है। वो लहजा भर के लिए डुगडुगी रोक के पर्ची उठाती है। उस पर लिखा होता है, बुरी बात। वो गर्दन उठा के सुनहरी खोपड़ी वाले की जानिब देखती है, फिर अपने थरथराते पेट पर से कपड़ा उठा के दांतों में पकड़ लेती है और उस पर जोर जोर से हाथ मारती है। फिर फूंक मार के पर्ची सुनहरे सर वाले की जानिब उड़ा देती है। उसकी नकल में सब लोग पर्चियां फूंक मार के उसी जानिब को उड़ा देते हैं। तमाम की तमाम पर्चियां वापस सुनहरी खोपड़ी वाले के पास पहुंच जाती हैं। वो नीचे देखना बंद करके फिर खलाओं में घूरना शुरू कर देता है। मजमा मजनूनाना अंदाज में चलता रहता है। नकली चौकीदार अपने अपने बांसों पर फुदकते रहते हैं। डुगडुगी बजती रहती है, हाँक लगती रहती है। एक धमाके की आवाज होती है और एक शख्स की खोपड़ी में से भाप कई 100 फुट बुलंद फव्वारा शू शां का बेपनाह शोर मचाता हुआ उबल पड़ता है। उसकी गर्दन में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। भाप के बादल उसकी खोपड़ी के सुराख में से पेचोताप खाते उमड़ उमड़ के निकले चले आ रहे हैं। उसकी गर्दन तनते तनते अब इस कदर तन चुकी है कि उसकी ठोड़ी उसके सीने में गड़ गई है। उसके नथनों और मुंह से शोले निकल रहे हैं। इधर उधर के लोगों को कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। वो हैरत जदा भाप के फैलते हुए बादल को देख रहे हैं, जिसमें पहले धुआं उगलती चिमनियां नमूदार होती हैं, फिर कोठियों जंगलों की कतारें, फिर रंगारंग कारें, फिर एक चेहरा, निस्वानी चेहरा, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा,
سرخ ساڑی کا پلو سر پہ جمائے شرماتا لجاتا ہوا پیارا پیارا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص اس قدر شدت سے لرزتا ہے جس طرح طیارہ رن وے پر دوڑ شروع کرنے سے پہلے ایک بار لرزتا ہے۔ کچھ من چلے بڑے بڑے پتھر لا کے اس کی راہ میں ڈال دیتے ہیں، کچھ لکڑی کی گیلیوں سے اس کی راہ میں بند مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بانس والے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ہر قسم کے خوفناک نقلی چوکیداروں کی تصویریں چپکی ہوئی ہیں۔ لوگ دہشت زدہ ہو کے جھک جاتے ہیں۔ یہ حملہ آور جنگلی سور کی طرح آگے بڑھ کے ان کے چہروں سے تصویریں نوچ کے اپنے جسم پر چپکا لیتا ہے اور اپنی پشت، بازوؤں، ٹانگوں پر جہاں جگہ ملتی ہے چپکاتا چلا جاتا ہے۔ لوگ دہشت زدہ جھکے رہتے ہیں۔ بانس والے اپنی دال گلتی نہ دیکھ کر کھسیانی ہنسی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ٹماٹر جیسے گالوں والے نقلی چوکیدار کی تصویریں نکال کر اپنے چہروں پر چپکاتے ہوئے اس کی راہ چھوڑ کے ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ راستے کے پتھر لڑکتے ہوئے دور جا گرتے ہیں اور بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنی ناک کی سیدھ میں ایک دم چھوٹ پڑتا ہے۔ سینکڑوں آدمی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہزاروں آدمی اس کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں۔ کئی باپ اپنی بچیوں کے ہاتھ چھوڑ کے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لے ایک تال، بے پناہ ہجوم کل بلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پل پر انگنت مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مردوں کا بایاں بازو عورتوں کے دائیں بازو کے ساتھ اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ دونوں بازو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے ایک ہی بازو کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان جوڑوں میں کئی عورتیں مردوں کو اور کئی مرد عورتوں کو اپنے ساتھ گھسیٹے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ گھسیٹنے والا ساتھی واویلا مچا رہا ہے، اپنے اجاڑ گھونسلے جیسے بال نوچتا ہے، ہر کسی کو مخاطب کر کے اپنی داستان درد سنانا چاہتا ہے، مگر ان کی آہ و فغاں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ جوڑوں کی اس قابل رحم حالت کے باوجود نئے جوڑوں کے جھنڈ بانس والوں کے پاس جاتے ہیں۔ مرد دائیں ہاتھ سے اور عورت بائیں ہاتھ سے بانس کو تھام کر اپنا اپنا دوسرا بازو بانس والے کی جانب بڑھا دیتے ہیں۔ بانس والا پہلے جیب سے ایک ایسے نقلی چوکیدار کی تصویر نکال کے منہ پہ چپکاتا ہے جس کے کان گدھے کی طرح لمبے ہیں اور چہرہ دہکتی ہوئی آگ کی طرح سرخ ہے۔ اس کے چہرے پہ شرارت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے۔ آنکھ مارنے کے انداز میں ایک آنکھ اس طرح میچی ہوئی ہے جیسے شیطان نے فرشتوں کی طرف دیکھ کے اس وقت میچی ہوگی جب آدم نے حوا کے کہنے پر گندم کا پہلا دانہ چکھا تھا۔ دو زانو جوڑوں کے بازوؤں کو بانس والا رسی بٹنے کے طریق پہ بٹتا ہے۔ جب وہ بٹ کر یکجان ہو جاتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیتا ہے، چہرے سے تصویر اتار کر جیب میں ڈالتا ہوا اپنی راہ لیتا ہے اور جوڑا ہجوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پل بھر کے لیے تالی بجاتے ہیں اور چل دیتے ہیں، کچھ جوڑے ایک دوسرے سے بیزار منہ دوسری طرف پھیرے چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ کوئی اچھل کود نہیں کرتے، کوئی ہنگامہ نہیں مچاتے، لیکن ہر ساتھی دوسری جنس کے گزرنے والوں میں سے کسی کسی کو ہاتھ کی اوٹ بنا کر اپنے ساتھی سے منہ چھپاتے ہوئے ایک آدھ مچلتی ہوئی مسکراہٹ پھینک کے اس کا دل للچاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ایک مرد کی پیٹھ پر ایک بہت بڑا مٹکا بندھا ہوا ہے۔ وہ اس قدر بوجھل ہے کہ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں اس کے بوجھ تلے مستقل کانپتی رہتی ہیں اور ہر قدم پہ اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بندھی ہوئی عورت بھی اس کی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ طوفان میں پھنسی کشتی کی طرح ڈولتی ہے۔ عورت کی پیٹھ پہ دو بچیاں سوار ہیں، وہ فارغ ہاتھ سے انہیں بھی سنبھالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ڈولتے ڈولتے عورت اس سے کہتی ہے، مٹکا اتار دو، یہ بوجھ بہت بھاری ہے، کون زیادہ دیر تک مٹکے کو اٹھائے پھر سکتا ہے؟ خود بھی گرو گے اور ہمیں بھی گرا دو گے۔ وہ بھڑک کے کہتا ہے، کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پھر وہ بدن کو ایک جھٹکا دیتا ہے اور مٹکے میں سے کچھ پانی اس کے سر پر آن گرتا ہے، جس سے اس کے پفوں کی صورت میں اٹھتے ہوئے بال گیلے ہو کے اس کے سر کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر ایک احمقانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور اپنے گرد و پیش سے لا تعلق ہو کر یوں ہی سامنے گھورنا شروع کر دیتا ہے اور لڑکھڑاہٹ شدید تر ہو جاتی ہے۔ عورت کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا۔ جب وہ ذرا سنبھلتا ہے تو عورت کہتی ہے، تم تو اس کے بوجھ تلے دب کے ادھر کود جاؤ گے، لیکن ہماری کتنی بدنامی ہوگی، خدا کے لیے یہ مٹکا اتار دو۔ یعنی میں کچھ نہیں ہوں، میری ہستی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف اتنی کہ یہ تمہارے لیے کتنی نیک نامی اور کتنی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اور نہیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہستی دوسروں کے لیے اس سے زیادہ معنی بھی رکھتی ہے؟ اگر نقلی چوکیداروں کا خوف نہ ہوتا اور جگ ہنسائی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی کی بازو چھوڑ چکی ہوتی۔
حالانکہ ہم ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی ہیں، اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ کیوں ڈولتی پھرتی ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن اس ازلی سچائی کو ضرور پالو گی۔ میں یہ سب کچھ اپنی زبان سے کہہ کے تمہیں رنجیدہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زندگی میں پہلی بار ہم کسی بات پر متفق تو ہوئے ہیں۔ اوفو، میں کتنا تنہا ہوں، اتنا تنہا کہ میرے کانوں میں خاموشیاں شائیں شائیں کرتی ہیں۔ ہم اتنے تنہا کیوں نہ ہوں؟ ہم ایک دوسرے سے قطعی اجنبی کیوں نہ رہیں، جبکہ ہماری روحیں اور جسم آپس میں اجنبی ہیں اور ایک دوسرے سے قطعی الگ الگ ہیں۔ ان کی ابتدا مختلف، ان کی انتہا مختلف، ہم سب تنہا ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ہم سب کیوں اپنے اپنے مٹکے نہیں اٹھا لیتے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم تنہائی کی چبھن تو ذرا کند ہو جاتی۔ آؤ ہم الگ الگ ہو جائیں۔ اگرچہ ہم دونوں کو اپنی بقایا عمروں کے لیے ایک ایک بازو سے محروم ہونا پڑے گا، لیکن قیمت کچھ ایسی زیادہ نہیں۔ زور لگاؤ۔ دونوں خوب زور لگاتے ہیں۔ کئی بانسوں والے نقلی چوکیداروں کے چہرے لگا کے ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ لوگ دور کھڑے ہنستے رہتے ہیں، مگر وہ ان سب سے بے پرواہ زور لگاتے رہتے ہیں اور آخر الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک ایک بازو کندھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھڑ جاتا ہے۔ مرد زور سے مٹکا ہلاتا ہے، اس کا تمام بدن پانی میں شرابور ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کچھ دور جاتا ہے اور پھر جنگلے کی جانب مڑ جاتا ہے۔ عورت دونوں بچیوں کو کھڑا کر کے ان کے سر پر ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتی ہے اور ہانک لگاتی ہے۔ تازہ ککڑیوں کی مانند نرم و نازک ہجوم چلتا رہتا ہے۔ نقلی چوکیدار بانسوں پر پھدکتے رہتے ہیں، سنہرے سر سوچتے رہتے ہیں، ڈگڈگی بجتی رہتی ہے اور ہانک لگتی رہتی ہے۔ تازہ ککڑیوں کی مانند نرم و نازک، تازہ ککڑیوں کی مانند نرم و نازک۔